उम्र के साथ आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर बच्चे आप नहीं हो रहे या बच्चे हो भी रहे हैं तो आप ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं कर रहे तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, तो ब्रेस्ट में वैसे ही चेंजेस होते हैं, ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं, थोड़ी नॉर्मल से हैवी हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी इज़ अ न्यू थिंग एंड अ वेरी अपकमिंग थिंग, जिसमें आप वैक्यूम अप्लाई करके पूरे के पूरे लम्ब को बाहर निकाल लेते हो और ब्रेस्ट बायोप्सी कर सकते हो। ब्रेस्ट कैंसर के मामले महिलाओं के बीच तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो ये आगे जाकर घातक बन सकता है। हमारी रिपोर्टर रितिका जांगीर ने द लीला एम्बियंस दिल्ली में हुए मैक्स ऑन्को अपडेट्स में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पतवड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मीनू वालिया से ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और इसमें हुई नई रिसर्च के बारे में बात की। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल है कि हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैन है तो वो अल्कोहल को कंज्यूम करते होंगे, लेकिन कई भारतीय महिलाएं तो ऐसी है जो अल्कोहल को जिन्होंने आज तक टच भी नहीं करा है, स्टिल उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो इसका सबसे मेन कोज क्या है? जानने वाली बात है कि हर कैंसर के डिफरेंट कारण होते हैं। अगर हम कहें कि मेन हैं वो अल्कोहल लेते हैं, उनको तो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता। ज़रूरी नहीं है हर कैंसर का सेम कारण हो, है ना। अगर अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स आर इंटायरली डिफरेंट, मतलब ब्रेस्ट कैंसर में भी रिस्क बढ़ता है, बट अल्कोहल रिलेटेड कैंसर्स आर मेनली अलॉट मेनी अदर कैंसर्स जो मेन में बहुत कॉमन होते हैं। उसके अलावा देयर आर अदर रीजंस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर नेचुरली ऐसा नहीं है मेन में नहीं होता, बट मच मोर कॉमन in the females because there is a predisposition for breast cancer in the females. जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं अगर वो आप में हैं तो आप में रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर ज़्यादा, ठीक है। दीज आर व्हाट इज नोन एज रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज नोन एज मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनके लिए आप कुछ कर सकते हो, आप उनको चेंज कर सकते हो। बट देयर इज अनदर चंक विच इज नोन एज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स विल मीन कि वो ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें आप ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर आप फीमेल सेक्स हैं तो आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको मिनार्की यानी पीरियड्स जो माहवारी जल्दी एज में छोटी उम्र में शुरू हुई, अगर अर्ली मिनार्की है या मेनोपॉज लेट होता है, माहवारी लेट बड़ी उम्र में बंद होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर बचपन में आपकी कोई रेडिएशन हुई है, जैसे बहुत सारी लड़कियों को, बच्चियों को हमें लिम्फोमा या कोई रेडिएशन देनी पड़ती है ब्रेस्ट के एरिया में, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी नानी को कुछ ब्रेस्ट कैंसर है तो आप में एक आम महिला के मुकाबले में रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। हम ये कहते हैं दीज आर ऑल व्हाट आर नोन एज नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आप उसको चेंज तो नहीं कर सकते, आपकी बढ़ती उम्र को आप नहीं चेंज कर सकते, तो इन सब फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मे बी यू कैन बी मोर अवेयर, आप ज़्यादा सतर्क रह सकते हो और अपने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग को ज़्यादा अग्रेसिवली कर सकते हो। बट ब्रेस्ट कैंसर में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है ऑफ द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, और ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैनी ब्रेस्ट कैंसर्स आर सीन इन नलीपेरस लेडीज़। तो आज की डेट में जैसे लड़कियां प्रोफेशनल होती हैं, शादियां लेट होती हैं, बच्चे लेट होते हैं, बच्चे अगर होते भी हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करी जाती या बच्चे नहीं डिसाइड किए जाते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे। तो अगर बच्चे आप नहीं हो रहे या बच्चे हो भी रहे हैं तो आप ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह नहीं कर रहे तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो हम उसको सीरियसली लेंगे और इन रिस्क फैक्टर्स के लिए एक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर आप ओबीस हैं, मतलब आपका वज़न ज़्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसमें ओबेसिटी से रिलेटेड है। 13 डिफरेंट कैंसर्स हैं विच स्टडीज़ हैव शोन दैट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ओबेसिटी। ब्रेस्ट कैंसर इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। आप ओबेसिटी के लिए नेचुरली कुछ कर सकते हो। अगर आप फिजिकली इनएक्टिव
एक्टिव हैं, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वाले खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं खाते, वो प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, सो दीज आर ऑल नोन रिस्क फैक्टर्स. स्मोकिंग, अल्कोहल, जो आपका लाइफस्टाइल है, ऑल दीज आर नोन रिस्क फैक्टर्स और वी से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. सो इट इज़ गुड टू नो अबाउट देम बिकॉज यू कैन मॉडिफाई देम. बिकॉज इफ़ यू आर अवेयर, यू आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, अपना लाइफस्टाइल बदलोगे, अपना खान पान बदलोगे, अपने वेट को कंट्रोल करोगे और ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह कराओगे और अपने ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर पाओगे. मैम कई महिलाएं ऐसे भी केस आए हैं जहाँ पे एक महिला प्रेग्नेंट है और उस टाइम उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो इस समय क्या बेबी और माँ दोनों को रिस्क हो सकता है, और उस समय अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाना है तो किस तरीके से होता है? So I say very interesting question, and this is also very challenging cases that do come to us. ये इतना अनकॉमन नहीं है. वेरी कॉमनली वी फाइंड कि लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट है और दे हैव बीन डिटेक्टेड विद ब्रेस्ट कैंसर. और एक जानने की बात ये है कि महिलाओं में जब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं ना, तो ब्रेस्ट में वैसे ही चेंजेस होते हैं. ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं, थोड़ी नॉर्मल से हैवी हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. और उस समय आप मैमो वगैरह एक्सरेज नहीं कराते हो क्योंकि एक्सरेज में देयर इज़ अ रिस्क टू द बेबी, तो यू आर नॉट रूटीनली गेटिंग मैमोग्राफी डन. सो ऐसे केसेस में बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ये ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो लेट डिटेक्ट होता है. वाई? बिकॉज एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि ये तो दैट लेडी ऑल्सो फील्स कि वो प्रेगनेंसी है तो ये नॉर्मली ब्रेस्ट हैवी होंगी, तो वो लंप जनरली इतनी ईजिली डिटेक्ट नहीं होते अनलेस दे आर अवेयर ऑफ इट. सो ब्रेस्ट कैंसर प्रेगनेंसी में होता है एंड दिस इज़ डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग, बट इट कैन बी treated and one can save both the baby and the mother. So we have certain cases जहाँ पे pregnancy में detect हुआ and we were able to save both the baby and the mother. We should know how to sequence the therapy. For example, अब ये depend करता है कि कौन से trimester में, कौन से month में पता लगा कि लेडी को ब्रेस्ट कैंसर है. तो कुछ थेरेपीज़ होती हैं जो पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में नहीं करनी होती. जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ना कीमो करना चाहते हैं ना सर्जरी करना चाहते हैं, तो बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब उसके बाद सर्जरी एंड कीमोथेरेपी बोथ कैन बी डन. अगर रेडिएशन जनरली इज़ नॉट गिवन ड्यूरिंग दिस ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स, बस जैसे ही बेबी हो जाता है उसके बाद रेडिएशन दी जाती है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से वीक्स की प्रेगनेंसी और किस ट्राइमेस्टर में लेडी हमारे पास आ रही है, एंड देन व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट दैट कैन बी डन. बट इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच डूएबल एंड वन कैन सेव बोथ द बेबी एंड द मदर. मैम इसके लिए जब कैंसर डायग्नोस्ट की बात आती है तो उसमें मैमोग्राफी, एमआरआई सबसे बेस्ट क्या होता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए? सो मतलब ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं. सो राइट फ्रॉम मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, टोमोग्राफी एंड नंबर ऑफ अदर इन्वेस्टिगेशंस. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इज़ एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट जब आपको ब्रेस्ट लंप नहीं फील हो रहा तब भी आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो, उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेते हो. तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैमोग्राफी. सो एवरी वुमेन अबव द एज ऑफ 40 वी से दे शुड गेट रेगुलर स्क्रीनिंग डन. आपको ब्रेस्ट में कोई लंप नहीं फील हो रहा, आप बिल्कुल अपने आप को भले चंगे महसूस कर रहे हो, फिर भी आपको स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करानी चाहिए. क्योंकि जब नहीं भी फील हो रहा, कई बार छोटा सा लंप आपके ब्रेस्ट में पड़ा हुआ है जो ये स्क्रीनिंग मैमोग्राफी उसको पिक कर सकती है. एंड दैट इज़ वाई इन द वेस्टर्न वर्ल्ड वी आर एबल टू पिक अप ब्रेस्ट कैंसर इन स्टेज 0 ऑल्सो. क्योंकि जब आपको लंप फील भी नहीं हो रहा तब उसको डिटेक्ट करते हो तो आप बहुत अर्ली स्टेज में, स्टेज 0, स्टेज 1 में आप कैंसर को पकड़ लेते हो. इसके अलावा देन दे आर पर्टिकुलर एज ग्रुप्स. जैसे अगर लेस देन 40 हम नॉर्मली अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, मोर देन 40 हम मैमोग्राफी करते हैं. कई बार अगर इन रिजल्ट से हमें एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता और शक होता है ब्रेस्ट कैंसर का, तब हमें एमआरआई करना पड़ता है. ऑल्सो जैसे अगर देयर आर सर्टन पॉपुलेशन, जैसे हम कहते हैं हाई रिस्क फैमिलीज़ या हाई रिस्क वुमेन ब्रेका म्यूटेटेड है, ब्रेका म्यूटेशन फैमिली में है. अगर किसी फैमिली में जैसे एंजेलिना जॉली का केस था जिनमें ब्रेका म्यूटेशन है, उसमें लेडी को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत हाई है. सो उसमें जो स्क्रीनिंग मोडालिटी है उसमें मैमोग्राफी नहीं है. उन केसेस में एमआरआई से ऑफ द ब्रेस्ट शुड बी रेगुलरली डन एज अ स्क्रीनिंग मोडालिटी. मेंशनिंग मतलब एक राइट पेशेंट देख के की जाती है कि किस पेशेंट के साथ क्या करना है. मैम वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी आप बता सकते हैं ये क्या है और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं?
So vacuum assisted breast biopsy is a new thing and a very upcoming thing, जिसमें आप वैक्यूम अप्लाई करके पूरे के पूरे लम्ब को बाहर निकाल लेते हो और ब्रेस्ट बायोप्सी कर सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ नीडल एंड देन डूइंग अ बायोप्सी थ्रू वैक्यूम यू कैन टेक आउट द लम्ब. बट दे आर पर्टिकुलर, नॉट एवरीबडी इज़ अ कैंडिडेट फॉर वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी. इट इज़ नॉट दैट एनीबडी वॉक्स इन एंड से कि मेरी वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी कर दो. उसकी स्पेशल इंडिकेशंस हैं, साइज ऑफ द लम्ब क्या है, साइज ऑफ योर रिलेटिव साइज ऑफ the breast क्या है, मतलब all these things are there, and then it is indicated in only in special cases. So we should discuss with our doctor, and the expertise is also not available at all the centers. There will be very few centers, very highly advanced centers where this expertise will be available. So one should discuss with their doctor and then go for ask for a vacuum assisted breast biopsy. इस नोट का कीमोथेरेपी के सभी के साथ ये किया जा सकता है. मैम, एक ट्रिपल नेगेटिव कैंसर, इसको सबसे फेटल कैंसर कहा जाता है, ये क्या है और इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, इसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए? So when we talk of triple negative breast cancer, it is a special type of breast cancer. So what we have to understand is that all breast cancers are not the same, है ना. पहले क्या होता था, ब्रेस्ट कैंसर है, सेम तरह की कीमो दे दो, सेम तरह की दवाइयाँ दे दो, सब कुछ सेम कर दो. बट आज की डेट में हर ब्रेस्ट कैंसर भी डिफरेंट है. जब हम ट्रिपल नेगेटिव बोल रहे हैं तो हम 3 स्पेशल रिसेप्टर्स को चेक करते हैं: एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर एंड HER2 रिसेप्टर. अगर ये तीनों रिसेप्टर्स उस ब्रेस्ट कैंसर के सेल में नहीं पाए जाते तो उन्हें हम ट्रिपल नेगेटिव, मतलब और तीनों नेगेटिव है, तीनों नहीं है, उन्हें हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स कहते हैं. ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स येस पाए गए हैं कि दे आर मोर अग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स. ज़्यादा उनमें फैलने का डर होता है, ज़्यादा विसरल मेट्स ज़्यादा होते हैं, ब्रेन मेट्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं. सो उसकी ट्रीटमेंट भी हमें थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिवली करनी चाहिए, एंड स्पेशली बिकॉज क्योंकि टारगेट नहीं है तो इस वजह से वी कैन नॉट यूज़ हार्मोनल थेरेपीज़ और यू कैन नॉट यूज़ टारगेटेड थेरेपीज़ इन दिस काइंड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स. मैम, कुछ औरतें जो उनको सेकंड स्टेज में पता लगता है कि उनको कैंसर है एंड देन वो उसका ट्रीटमेंट करा लेती है, लेकिन उसके बाद उनको कैंसर के जो सेल्स होते हैं फिर से बॉडीज़ में वहीं पे शुरू हो जाते हैं बनने या फिर किसी और तरफ. तो आप बता सकते हैं कि कैंसर के सेल्स, उनको जो लेवल होता है एक से दूसरे लेवल में आने का और फिर जब उनकी ट्रीटमेंट के बाद फिर उनके वापस आने का, इनका रीज़न क्या है कि कोई हमने ट्रीटमेंट करा दिया और फिर वापस आ रहे हैं, और कोई महिलाएं हैं जो उसके बाद 3 साल भी जीवित नहीं रह पा रही है? सो सबसे पहले तभी तो हम सारा शोर मचाते हैं कि वी शुड डिटेक्ट कैंसर अर्ली, है ना. कैंसर में स्टेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जैसे जैसे आपकी कैंसर की स्टेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके क्योर रेट क्यों कम हो जाते हैं, है ना. क्यों क्योर रेट कम हो जाते हैं? व्हाट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कैंसर सेल्स का एक बेसिक करेक्टर है, दे आर नॉन कोहेसिव. वो आपस में एक साथ के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए नहीं है, दे आर लूजली बाउंड. जब लूजली बाउंड है दे विल बी हैव अ टेंडेंसी टू स्प्रेड इन द बॉडी, दे विल हैव टेंडेंसी, ये उनका इन्वेजन इज़ अ करेक्टरिस्टिक, मेटास्टेसिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कैंसर सेल्स. तो एक जगह जब वो गांठ पड़ी हुई है तो वो गांठ ज़रूरी नहीं है वो उधर ही पड़ी रहे. तो जब वो गांठ बड़ी हो रही है उसमें कुछ सेल्स टूट के बॉडी में मेटास्टेसाइज भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम के तरह अदर ऑर्गन्स में भी जा रहे हैं. बट दीज आर व्हाट आर नोन एज माइक्रो मेटास्टेसिस. वाई वी से माइक्रो मेटास्टेसिस? क्योंकि उनका साइज़ इतना छोटा है कि किसी भी इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं पाए जाएंगे. तो अगर सपोज मतलब आप कोई स्कैन भी कराते हो, छोटे छोटे सेल्स ज़रूरी नहीं है हम उसको पिक कर पाएँ. तो इसी वजह से ये क्या होती है माइक्रोमेटास्टेसिस. ये माइक्रोमेटास्टेसिस जाके किसी भी ऑर्गन में जाके बैठ जाते हैं, जैसे लिवर में बैठ गए जहाँ पे भी उनको फर्टाइल सॉइल मिलती है, या किसी और ऑर्गन में जाके बैठ गए और डोमेंट मेटास्टेसिस की तरह वहाँ बैठ जाते हैं और बाद में बढ़ने लग जाते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ सम ऑफ द कैंसर थेरेपीज़. और इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट ढंग से कराएं, अच्छी तरह से कराएं, राइट जगह से कराएं, एंड जितनी अर्ली कराएं सो दैट उस समय तक माइक्रोमेटास्टेसिस ना होए. मेरे एक आखिरी सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर की फील्ड में क्या कुछ ऐसी न्यू रिसर्च आई है जो लोगों को जाननी चाहिए और आप एक्साइटेड है उसे बताने के लिए?
ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में रादर बहुत सारी न्यू रिसर्च आई है, एंड दैट इज़ द रीज़न आवर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स इवन इन स्टेज 4 आर लिविंग फॉर ईयर्स एंड इवन डिकेड्स, and lot many new medicines, जैसे lot many targeted therapies have come up in breast cancer, जो आप स्टेज 4 के ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशल एडवांस थेरेपी दे सकते हो, हार्मोनल के साथ टारगेटेड एजेंट्स दे सकते हो। इसके अलावा HER2 पॉजिटिव एक तरह का ब्रेस्ट कैंसर होता है जो पहले बहुत ख़राब पाया जाता था, आज की डेट में आपके पास HER2 डायरेक्टेड थेरेपीज़ हैं, बहुत सारी नई तरह की मेडिसिन हैं जिसमें आप पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। इम्यूनोथेरेपीज़ हैव ऑल्सो कम अप इन ब्रेस्ट कैंसर, so many new things have come up in breast cancer and the prognosis of these patients have significantly improved. ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा मुद्दा है जो हर महिलाओं के बीच मोस्टली चर्चा में रहता है, क्योंकि वैसे लेके हमेशा कहीं ना कहीं डर में रहती है कि कहीं उनको ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। लेकिन अगर आप हमेशा स्क्रीनिंग सही समय पे कराते हैं, एक 6 महीने में, साल में अपने डॉक्टर के पास जाके स्क्रीनिंग कराते हो तो आप उसको पहले से डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हेल्थ से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहे punjabkesi.com के साथ।